नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। लोकसभा चुनाव में खटाखट स्कीम का खूब शोर रहा, लेकिन 4 महीने के भीतर ही उसी स्कीम ने रंग रूप बदलकर विधानसभा चुनाव में वापसी कर ली। सवाल तो यह है कि 8000 वाली पर्ची बांटने वाली कांग्रेस इस बार 100 गज के प्लॉट के सहारे हरियाणा फतह करेगी या फिर रेवड़ियों के वादे किए आखिरी चुनावी टेस्टिंग होने वाली। बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि कैसे नेताओं ने फ्रीवीज के जरिए सब्सिडी और पब्लिक वेलफेयर का पूरा सिस्टम उलझा के रख दिया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि ऑफिस वाला काम कहीं आपकी ब्लड रिपोर्ट तो खराब नहीं कर रहा, और दिखाएंगे कि जरूरत। लेकिन शुरुआत देश की सियासत में रेवड़ियों की री एंट्री के साथ। तो चुनावी जीत की चाह में राजनीतिक पार्टियां आखिर जनता को किस हद तक मुफ्तखोर बनाएंगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। उससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक पर्ची ने माहौल गरमा दिया। बीजेपी ने इस पर्ची की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी, क्योंकि इस पर्ची में हरियाणा के बीपीएल परिवारों को मुफ्त में 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान देने की गारंटी, और इसके ऊपर हरियाणा कांग्रेस का संकल्प लिखा हुआ है। इस पर्ची पर विवाद गरमा रहा है कि क्या अब मुफ्त में प्लॉट बांटकर कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीतना चाहती है। इस पर्ची ने एक बार फिर रेवड़ी कल्चर वाली चुनावी राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें सरकार बनने पर जनता के फायदे की योजनाओं की जगह उन्हें मुफ्त की गारंटी के दांव में फंसाया जा रहा है। देश का मूड मीटर का सवाल यही है कि जनता मुफ्त की गारंटी वाली चुनावी चालबाजी में कब तक फंसती रहेगी और चुनाव के बाद उसका खामियाजा कब तक भुगतती रहेगी, जैसी तस्वीर हाल के दिनों में कर्नाटक में देखने को मिली। पिछले महीने अगस्त में कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन अटक गया था। सीएम समेत पूरी कैबिनेट, यहां तक कि अफसरों के वेतन पर भी 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। और क्यों? क्योंकि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का सरकारी खजाना फ्री की उन योजनाओं की भरपाई करते करते खाली हो गया था, जिसका वादा कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किया था। और आपके सामने दूसरा उदाहरण हिमाचल का है। वहां भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन पेंशन देने के लाले पड़ गए थे। यही नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जो फ्री वाला चुनावी वादा निभाने के चक्कर में कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं, और इस कदर दबते चले जा रहे हैं कि उनकी सांस फूल रही। राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा नहीं जुट पा रहा, और इसमें आखिर में पिसती वही जनता है जो चुनावी रेवड़ी के झांसे में फंसकर सरकार बनवाती और फिर सरकार के नाकाम होने का रोना भी रोती। इसीलिए जरूरी है कि चुनावी रेवड़ी और जन कल्याण के चुनावी एजेंडे के बीच फर्क समझ लें आप। कई बार लोग तर्क देने के चक्कर में या दूसरी पार्टियों को दलील देने के चक्कर में कई बार योजनाओं में घाल मेल कर देते हैं। आपके सामने ऐसी ऐसी योजनाएं गिनाएंगे कि आपके लिए कई बार समझना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कौन सी फ्रीवीज है और कौन सी असल में जन कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम है। तो चुनावी रेवड़ी यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली, पानी, गैस, कैश सब्सिडी, मुफ्त में लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, मुफ्त का प्लॉट, घर। इस तरह की जो चीजें हैं, ये क्या है? एक तरह की फ्रीवीज है। सीधे शब्दों में कहूं तो कुर्सी के लिए, वोट जुटाने के लिए, जनता को मुफ्तखोरी के लिए ललचाना चुनावी रेवड़ी है। जबकि लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेदारी जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारना है, जिसका मकसद जनता का सामाजिक और आर्थिक जीवन बेहतर बनाना होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्वालिटी बढ़ती है और सही मायने में विकास की राह खुलती है। इसलिए इसको गौर से समझना जरूरी है कि कोई योजना इलेक्शन फ्रीवीज है,
चुनावी रेवड़ी है या कल्याणकारी योजना है। और इसके लिए जरूरी है कि आप योजनाओं को कई कसौटियों पर कसकर देखें। मसलन कि योजना का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है उसका। अगर उसका मकसद एक छोटे समय के लिए लोगों को खुश करना है तो चुनावी रेवड़ी है, वो फ्रीबीज है। जबकि अगर किसी योजना का उद्देश्य एक वर्ग विशेष को, जो कि खास तौर पे पिछड़े होते हैं, उनका कल्याण करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, उन्हें इस तरीके से लाभान्वित करना है कि वो भी समाज के दूसरे लोगों के साथ, वैसे लोगों के साथ जो कि आगे चल रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़कर कंधा से कंधा मिलाकर चल पाएं, तो फ्रीबीज नहीं कही जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि कोई योजना है जो कि आपको, या कोई सरकार या कोई पार्टी कहती है कि आपको फ्री में बिजली और पानी का आपको बिजली और पानी का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। आपकी आय क्या है, आप किस वर्ग से आते हैं समाज के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सरकार बनेगी तो सबके लिए बिजली पानी मुफ्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वैसे लोग जो कि जिनके लिए 200-400 रुपए जीवन में अहमियत नहीं रखते, आपने उनके लिए भी फ्री कर दिया बिजली पानी। जबकि जरूरी यह है कि आप ऐसे लोगों को उसको इसका फायदा दें जिसको वाकई उसकी जरूरत है, कि अगर वो बिजली और पानी का बिल नहीं चुका पाए, उससे अगर 500 रुपए बचा पा रहे हैं तो उससे उनके जीवन में कोई तब्दीली हो पाए। लेकिन अगर ऐसे सबके लिए आप इसको अगर बांट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मकसद लोगों को सिर्फ लुभाकर, ऐसे लोक लुभावन वादे करके आप उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि इस देश में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिनको कि आप जन कल्याणकारी योजना कह सकते हैं। उसमें मिड डे मील है, जाहिर सी बात है कि इसके जरिए आप बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और ये बच्चे जिनका कि स्वास्थ्य बेहतर होगा, ये आगे चलकर देश की तरक्की में, देश की उन्नति में काम आएंगे, उसमें योगदान देंगे। आप मनरेगा जैसी योजनाएं चला रहे हैं जिसका मकसद है कि जो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोग हैं उनको आप उसका रोजगार मुहैया कराएं और उनका जीवन स्तर सुधरे। दूसरी कसौटी यह है कि क्या यह योजना सस्टेनेबल है, लंबे समय तक चलाई जा सकती है क्या? अगर आपने ऐसी योजना शुरू कर दी है जिसके जरिए आप सिर्फ राज्य का खजाना खाली करना चाहते हैं और लोगों को लुभा करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, और उसके जरिए आप उसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, तो योजना फ्रीबीज कही जाएगी। और इसको लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। इससे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बिना सोचे ही अगर आपने कोई योजना लागू कर दी है, ये भी फ्रीबीज है। योजना का टारगेट क्या है? आप सिर्फ वोट का जुगाड़ करना चाहते हैं, या वाकई उसके जरिए आप देश और समाज की तरक्की चाहते हैं, आप लोगों के जीवन में बेहतरी लाना चाहते हैं, और उस योजना का लाभ वहां पहुंचाना चाहते हैं जिसको कि उसकी जरूरत है? इन सब चीजों को समझना होगा। और सबसे बढ़कर यह कि इसका समाज पर असर क्या होगा। कहीं आप लोगों को काहिल तो नहीं बना रहे, कामचोर तो नहीं बना रहे, डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे, आप सरकार पर आश्रित तो नहीं बना रहे, यह समझना पड़ेगा। अगर लोगों को आप मुफ्तखोरी की आदत डाल देंगे तो कोई काम करना ही नहीं चाहेंगे। फिर जरूरी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, जरूरी है कि उनको इस तरीके से सहयोग किया जाए कि उनका खुद का जीवन स्तर सुधरे और वो अपनी मदद करने में खुद सक्षम हो पाए। तो चुनावी रेवड़ी ने देश के ज्यादातर राज्यों को किस तरह कर्ज के में डुबो दिया है, कैसे स्थिति अलार्मिंग हो गई है, वो भी आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले सरकारों की कमाई और उसके खर्च का एक मोटा मोटा हिसाब आप समझिए कि कैसे, क्यों ये जरूरी है कि इसके बीच एक संतुलन बनाए रखा जाए। तो हर राज्य की जो कमाई है, यानी कि टैक्स, केंद्र सरकार और अपने संसाधनों से जो पैसा जुटाती है, उसका 80% खर्च जो है वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने जैसे फिक्स्ड चीजों में खत्म हो जाता है। बची हुई 20% कमाई जन कल्याण की योजनाओं पर खर्च की जाती है। लेकिन ये रकम असल में फ्रीबीज और रेवड़ी वाले वादे पूरे करने में अगर खर्च हो जाए तो सरकारी खजाने का हाल ठन गोपाल वाला हो जाता है। फिर आप उससे विकास की योजनाएं कहां से चला पाएंगे। और कर्नाटक सरकार का बजट इसी चक्कर में बिगड़ गया, क्योंकि 2023 के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्रीबीज यानी कि रेवड़ियों की भरमार कर दी थी। कांग्रेस ने वादा किया था कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देंगे,
बेरोजगारों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये का भत्ता मिलेगा, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये सालाना मिलेंगे, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराएंगे, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली बांटेंगे। ऐसी तमाम योजनाओं का जिक्र था उसमें। चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले ही यह सुझाव दिया था राजनीतिक पार्टियों को कि अपने घोषणा पत्र में जो वादे और दावे कर रही है उसे पूरा करने का पूरा फाइनेंशियल रोड मैप भी उन्हें बताना चाहिए। सरकारी खजाने की कीमत पर न तो सरकार बननी चाहिए और न राजनीति होनी चाहिए। फ्री चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में देश के राज्यों की हालत किस कदर बिगड़ रही है, ये इसी साल मार्च में जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है उससे भी पता लगता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान के राज्यों को अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 तक उन सभी राज्यों पर, मतलब देश के सारे राज्यों पे 75 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि 1 मार्च 2025 यानी 1 साल में ही बढ़कर 83 साढ़े 83 लाख हो जाएगा। आप सोचिए, 75 लाख करोड़ से 83 लाख करोड़ 1 साल के अंदर। और देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है, जहां सबसे ज्यादा चुनावी रेवड़ियां बढ़ती रही। तमिलनाडु पे करीब करीब 8.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश पे करीब 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 7.25 लाख करोड़ का कर्ज है। पश्चिम बंगाल पे 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक पर भी करीब 6 लाख करोड़ का कर्ज है। राजस्थान पे भी अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आंध्र प्रदेश जैसे छोटे राज्य में वहां भी करीब 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है। गुजरात पे करीब 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अब आप सोचिए, तो ऐसा नहीं है कि रेवड़ी कल्चर को सिर्फ कांग्रेस ने इस चुनाव में हथियार बनाया। देश में सभी बड़ी पार्टियों ने इसे मौके पर भुनाया है। जब भी उनको मौका मिला उन्होंने इसे भुनाने की कोशिश की है। बीजेपी ही क्यों ना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई। महाराष्ट्र में तो अब एक कदम और आगे बढ़कर लाडला भाई योजना भी शुरू हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी फ्री कर दिया, ये तो आपको पता ही होगा। और कांग्रेस और बीजेपी की तरह दूसरे राज्यों में महिला वोटरों को नगद फायदा देने की भी रणनीति पर काम चल रहा है और दिल्ली में शुरू भी हो गया। फ्री चुनावी रेवड़ी के चक्कर में देश का विकास कैसे अटक रहा है, और इस पर पीएम मोदी 2022 से देश को आगाह करते रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच लगातार कह रहा है कि फ्री रेवड़ी का कल्चर भारत के विकास को कैंसर की तरह खा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि फ्री रेवड़ी विषकन्या की तरह है, यानी इसके संपर्क में आए तो समझिए कि जान जाना तय है। और हमने देखा है दुनिया भर में कि कैसे फ्री रेवड़ी के चक्कर में कई देशों का बंटाधार हो गया। श्रीलंका की सरकार फ्री रेवड़ी बांटने के चक्कर में कंगाल हो गई। दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला, जो एक टाइम अमीर देशों की गिनती में आता था, वो फिसलकर खस्ताहाली के दौर में चला गया। हमें बतौर हिंदुस्तानी श्रीलंका और वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत है और मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों को स्विट्जरलैंड के नागरिकों की तरह खुलकर नहीं कहने की आदत डालनी होगी। स्विट्जरलैंड में एक सर्वे हुआ था जिसमें कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए का फ्रीबीज देने की और पेशकश की थी। वहां की चुनावी पार्टियों ने उसको उन्होंने ना कह दिया। ठीक है, हम अमीर देश नहीं है स्विट्जरलैंड की तरह, लेकिन ये समझना होगा कि जो सरकारें आज आपको फ्रीबीज दे रही हैं, बहुत मुमकिन है कि वही सरकारें कल आपको वेतन और पेंशन भी न दे पाए। और ये चीज जब फ्रीबीज के नाम पर आप वोट कर रहे हैं तो उस समय याद रखना चाहिए।